तो गाइस, कल हम लोग 13वां क्वेश्चन पर थे। व्हाट डिड द इंडियन एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्रोवाइड? 1859 के भारतीय प्रव्रजन अधिनियम में क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर था, प्लांटेशन वर्कर वेर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 14वां क्वेश्चन पर से आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम लोग? इसका हम लोग आंख मूंद कर बोल सकते हैं, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता में से एक थे। हम लोग जानते हैं उन्हें सम्मानपूर्ण भारत की महान वीर कहा जाता है। उन्होंने निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से भारत में ब्रिटेन में धन के शोषण को स्पष्ट किया। उन्होंने निष्कासन सिद्धांत, तो एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है, निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारत में गरीबी और अभारतीय शासन है। तो ये भी एक पॉइंट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, कि ये दादा भाई नौरोजी का एक बुक भारत में गरीबी और अभारतीय शासन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Which of the following was the main reason for deforestation in India during British rule? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या था? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस समय वनों की कटाई का प्रमुख कारण था, बहुत थे, सिर्फ एक ही नहीं थे। उस समय रेलवे के पटरियों को बिछाया जा रहा था, उसमें काम आ रहा था। उसमें रेलवे स्लीपरों के लिए बनाया जा रहा था और शाही नौसेना में लकड़ियों की खूब मांग थी। नियोजित वनों में की मांग तथा चाय और कॉफी के बागानों का विस्तार करने में भी उसका डिफोरेस्टेशन की जा रही थी। विस्तार, खेती के लिए भूमि को साफ करना, ये सारे फैक्टर्स डिफोरेस्टेशन ये थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ब्रिटिश काल में रेलवे के विस्तार के लिए रेलवे स्लीपर के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता हुई। शाही नौसेना के जहाजों के निर्माण के लिए भी लकड़ी का मांग बहुत बढ़ गई थी। चाय के बागान स्थापित करने के लिए भी जंगलों को साफ किया गया। साथ ही कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई थी। अब आते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। Which place is which place is associated with the immediate outbreak of the revolt of 1857 on 10 May 1857? 10 मई 1857 को विद्रोह के तत्काल प्रारंभ से जुड़ा स्थान कौन सा है? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, मोर एंड द अबव, नॉन ऑफ द अबव। इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, मेरठ। जब पूछा जाए 10 मई 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रारंभ से जुड़ा स्थान कौन था, इसका होगा मेरठ। एक्सप्लेनेशन। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया।
विद्रोह सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। यहीं से विद्रोह तेज हुई और उत्तर भारत में फैल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following leader led the revolt in Bihar during 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से बिहार में 1897 में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था गाइस? कुंवर सिंह ने। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में जमींदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया। उस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। हाँ गाइस, 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को लोहे का चना चबाने पे मजबूर कर दिया था। वे विद्रोह के प्रमुख सैन्य नेता में से एक थे। Which of the following leader led the revolt in Lucknow during 1857? 1857 की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह किसने स्टार्ट किया? बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा बेगम हजरत महल। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरजीत कादर को शासक घोषित किया। वे 1857 के विद्रोह में प्रमुख महिला नेताओं में से एक थी। Which of the following event triggered the resentment among Indian soldiers before the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सैनिक में असंतोष किस घटना से बढ़ा? तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बहुत सारे कारण थे। उनमें से एक इनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनिजेशन ऑफ अवध का विलय, मोर ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मोर देन द अबव, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में इसको ऐसे भी दिया हुआ है। इनफील्ड राइफल में कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के कारण अफवाह थी और ये बात सही भी थी कि अंग्रेजों ने कारतूस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए गाय और सुअर की चमड़ी में कारतूस को भरते थे ताकि वो लंबे समय तक चले। और हमारे इंडियन कल्चर में है, हिंदू लोग गाय के चर्बी और हमारे मुस्लिम भाइयों को सुअर की चमड़ी से सख्त मतलब कि धार्मिक मान्यताएं हैं और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो लोग इससे दूर हो जाना चाहते थे क्योंकि वो उनके धार्मिक आहत होते थे। लैप्स की नीति से कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ। लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? कमेंट में बताएंगे। अवध के विलय से सैनिकों और जनता में असंतोष बढ़ा। इन कारणों ने मिलकर विद्रोह को भड़काया क्या मतलब कि उसको क्या कहते हैं, आगे बढ़ाया। Which Mughal emperor was the proclaimed as the leader of the revolt of 1857 by the rebels? 1857 के विद्रोह में विद्रोही द्वारा किस मुगल सम्राट को नेता घोषित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर टू।
बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। विद्रोही सैनिकों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। वे विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बन गए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। During the revolt of 1857, Nana Sahib declared himself what under the Mughal Emperor. 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का अधीन क्या घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा नाइब। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाना साहब 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को सम्राट नायब घोषित किया। समझ रहे हो गाइस? उन्होंने पहले मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार किया, उसके बाद ही उन्होंने स्वयं को सम्राट का नायब घोषित किया। Queen Victoria proclaimed was issued on which of the following dates? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की अधोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, मोर देन द अबव। इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1858। एक्सप्लेनेशन। रानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को जारी की गई। इस घोषणा इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी। तो क्वेश्चन ये यहां से ये भी बनता है, इसके द्वारा इलाहाबाद दरबार में रानी विक्टोरिया द्वारा दी गई अधिघोषणा को पढ़ा था। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसका यह मतलब है कि रानी विक्टोरिया का जो अधिघोषणा था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन कर दिया गया। Which of the following assist रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर? ग्वालियर को कैप्चर करने में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता किसने की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अफगान। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, ये हम लोग जानते हैं। ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए उन्होंने अफगान सैनिकों का सहायता मिला। वादा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने वांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय ने उन्हें ने भी उनकी सहायता की। यह संघर्ष 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण सैनिक अभियानों में से एक था। Who first described the revolt of 1857 as the first Indian War of Independence? 1857 के विद्रोह का सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही पहले 1857 को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी और कहा था। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उन्होंने इस विषय पर प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी थी। तो क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा था? इसका आंसर होगा वीडी सावरकर।
इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे पहले कई ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सिपोही मोटिनी कहते थे, सिपाही विद्रोह। Which of the following be a reason for the failure of the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह को विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? कौन सा ऐसा कारण था जो 1857 के विद्रोह को विफल कर दिया? पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम अमंग द रिबेल्स, विद्रोही के पास कोई एकाग्र विचारधारा नहीं थी, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस तीनों में से कौन होगा? कौन कौन होगा? इसका होगा ऑल ऑफ द एबव। इट मीन्स दैट अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बहुत ज्यादा थी, जैसा कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार, इनफील्ड राइफल्स उस समय आ गए थे, और उनकी सिपाही वेल ट्रेंड और बहुत सारे इक्विपमेंट उनके पास थे जो उनको जीतने और 1857 के क्रांति को फेल्योर करने के लिए क्या कहते हैं, एक वैलिड रीजन माना जाता है। लैक ऑफ इनफाइड आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम ऑफ द रिबेल, विद्रोही के पास कोई एक कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। हाँ, ये जो विद्रोह हुआ था ये अलग अलग मुद्दों में अलग अलग मतलब कि आइडियोलॉजी के कारण इसमें एक क्या कहते हैं, मानकीकृत एकता नहीं था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एकता में ही बल है, तो एकता नहीं था, सब अपना अपना युद्ध लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपना खुद का लड़ रही थी, पेशवा महाराज अपना खुद का लड़ रहे थे, सिपाही लोग जो दिल्ली गए सिपाही विद्रोह करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिए। हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी, तो सभी लोग का अपना अलग अलग मुद्दा था। कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, तो सब लोग अपना अपना लड़ाई लड़ रहे थे। अगर सब लोग एक हो जाते और भी जैसे आपको कह दें और भी मतलब कि राज्य इनको मदद करते, तो 1857 की क्रांति सफल मानी जाती। Which British officer paid tribute to the Rani Lakshmibai by saying, "Here lies the woman who was the only man among the rebels"? किस अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोही में एक मात्र मर्द थी? तो हम लोग जानते हैं गाइस, रोज ने ये कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को कि यहाँ वो औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अंग्रेजों ने भी रानी लक्ष्मीबाई का लोहा माना।